छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए राजनीति विषय के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र का नाम राजनीतिक चिंतन। इस राजनीतिक चिंतन के जो प्रश्न पत्र है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो चिंतनकार हैं, जो राजनीतिक जो चिंतनकार हैं, उन राजनीतिक चिंतनकारों के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी में आज हम साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों को आज हम पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को एक यहूदी परिवार में ट्रियर नामक स्थान पर हुआ। जो प्रशिया के ट्रियर नामक स्थान है, वहीं पर उसका जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स अपने राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक लेखों एवं अपने सिद्धांतों के लिए संपूर्ण विश्व में वो चर्चित एवं पहचाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स जो ऐसी व्यवस्था, जो पुरातन जो व्यवस्था थी, उस पुरातन व्यवस्था का, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद व्यवस्था का उन्होंने धराशाही करने का प्रयास किया। छात्रों, आज हम इस कार्ल मार्क्स के जो थ्योरी हैं, जो उनके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स अपने राजनीतिक चिंतन में जो राजनीतिक, जो विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस राजनीतिक व्यवस्था का उन्होंने पर्दाफाश करने का प्रयास किया। संपूर्ण विश्व में जो वर्ग जो बटे हुए थे, जो वर्ग जो बने हुए थे, उन वर्गों में हम ये पाते हैं कि एक जो धनिक वर्ग है और एक जो सर्वहारा वर्ग है, अर्थात इन दो वर्गों के बीच में जो एक आर्थिक असमानता है, इस आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपने लेखों के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से, उन्होंने अपने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए एक समुचित समंजस समान बंटवारे के लिए उन्होंने एक प्रयास किया है। आपको बता दूं मैं कि जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्सों के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आए, बहुत सारे ऐसी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक लोकप्रिय विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स पहचाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की जो रचना है, उन पर चर्चा कर लें। सर्वप्रथम द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि 1844 में आई। दूसरा है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये भी 1844 में आई। तीसरा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848। नेक्स्ट है दास कैपिटल, 1867। नेक्स्ट है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, जो कि 1865। नेक्स्ट है द सिविल वॉर इन फ्रांस, 1875 इत्यादि। इससे और भी, जो इसके अतिरिक्त और भी ऐसे उनकी जो रचनाएं हैं, जो हमको देखने के लिए मिलता है, जो महत्वपूर्ण जो रचना है, उन महत्वपूर्ण रचनाओं को मैं आपके सामने रखा हूं। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण समूचे विश्व में कार्ल मार्क्स अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। नंबर 1, हम क्रमशः एक एक करके इनके सिद्धांतों को अपन देखेंगे। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, अर्थात जो कार्ल मार्क्स है, उस कार्ल मार्क्स के जो राजनीतिक गुरु हम कह सकते हैं कि जो द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उन्होंने अपने दार्शनिक गुरु कह सकते हैं हम,
दार्शनिक गुरु हीगल से उन्होंने प्राप्त किया है। हीगल की जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, ठीक कार्ल मार्क्स उसके विपरीत में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। कार्ल मार्क्स का कथन है कि जो दिखता है अर्थात जो मूर्त है, जो दिखाई हमको देता है, वही सत्य है। अर्थात जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान अपन एक उदाहरण देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमको एक बंदूक दिखाई देती है, हमको एक तलवार दिखाई देती है, जो कि ये क्या है, सत्य है। हमको ईश्वर दिखाई नहीं देते, वो अमूर्त है। जो अमूर्त है वो उसको कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, असत्य कहते हैं। इस प्रकार जो द्वंद्वात्मक है, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के लिए कार्ल मार्क्स का कथन है कि जो 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 राज्य है, इस राज्य के विकास के लिए जो पदार्थ हमको मूर्त रूप में दिखाई देगा, वो उनमें क्रियाएं करके वो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वो एक विकास के पथ को प्राप्त करना चाहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जो सिद्धांत हैं, जो हीगल है, हीगल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को 3 प्रकार से बताने का प्रयास किया है। वाद, प्रतिवाद और संवाद। अर्थात यह वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन तीनों में एक दूसरे की प्रतिक्रिया के होने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का जन्म लेती है। जिस प्रकार से ही एक राज्य को एक विकसित करने के लिए इन्हीं तीनों जो वाद, प्रतिवाद और संवाद है, इनका अनुपालन करना होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो हीगल है, हीगल के जो दर्शन है, उस हीगल के दर्शन के लिए कार्ल मार्क्स का कथन है कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर पर खड़ा पाया, सिर के बल खड़ा पाया। अर्थात उसको मैंने उलटकर, जो हीगल के जो दर्शन है, उस हीगल के दर्शन को मैंने सिर के बल पर खड़ा पाया, जो कि वो गलत था। अर्थात मैंने उसको सिर के बल से नहीं, बल्कि उसको पैरों के बल पर खड़े करके उसको मैंने उस दर्शन को उसको सही कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हीगल है, हीगल की जो विचारधारा है, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विचारधारा है, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विचारधारा से हटकर उसकी जो विचार है और जो कार्ल मार्क्स की विचार है, एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात यह जो सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से वो राज्य को एक विकसित और एक समग्र विकास की ओर ले जाने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर कार्ल मार्क्स के द्वारा एक इस सिद्धांत को बनाकर उन्होंने एक प्रयास किया। दूसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जैसे कि इसके नामकरण से ही स्पष्ट होता है कि वर्ग संघर्ष अर्थात वर्ग, जो आम जनता है, उन जनताओं को कई वर्गों में बांटना, कई टुकड़ों में बांटना। कार्ल मार्क्स ने अध्ययन करने के बाद यह वो देखते हैं कि समुचे संपूर्ण विश्व 2 वर्गों में बटा हुआ है। वर्ग, जो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अर्थात 2 वर्गों में क्या होता है, संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो कि कार्ल मार्क्स है, उस कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा देने की उन्होंने एक प्रयास किया था। जिस प्रकार से हम पाते हैं कि स्वामी और दास के बीच में संघर्ष होता है, ठीक जमींदार और किसानों के बीच में संघर्ष होता है, और वर्तमान समय में पूंजीपति और श्रमजीवी व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है। अर्थात यह संघर्ष एक ऐसी व्यवस्था है, जो पूंजीपति है, वो पूंजीपति चाहता है कि उसका उद्योग, उसके उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के बीच में और जो पूंजीपति वर्ग के जो उद्योगपति है, उस उद्योगपतियों के बीच में, दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है। अर्थात संपूर्ण विश्व में पूंजीपति वर्ग और जो श्रमिक वर्ग है, श्रमजीवी वर्ग है, उन श्रमजीवी वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने आर्थिक जीवन को एक सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष चलता रहता है।
अर्थात जो कार्ल मार्क्स है वह कार्ल मार्क्स संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण श्रमजीवी वर्ग के लिए, संपूर्ण मानव जीवन जो जो श्रमिक वर्ग हैं उन श्रमिक वर्गों के लिए एक आह्वान करते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए सिर्फ बेड़िया है और पाने के लिए संपूर्ण संसार। अर्थात जो श्रम है, व्यक्ति श्रम को बेचता है, श्रम के बदले में उसको मेहनताना प्राप्त होता है, अर्थात वह मेहनत के बल पर वो संपूर्ण विश्व को प्राप्त करने की इच्छुक रखता है। अर्थात जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, हमको इससे यह सीखने के लिए मिलता है कि जो पूंजीपति वर्ग है उस पूंजीपति वर्ग के समतुल्य आने के लिए जो श्रमजीवी वर्ग है, अर्थात जो श्रमिक वर्ग है, वह श्रमिक वर्ग रात और दिन लगाकर, रात दिन मेहनत कर कर उस स्थान पर पहुंचने के लिए वो प्रयास करता है। इसी को वर्ग संघर्ष का हम सिद्धांत कहते हैं। तीसरा सिद्धांत है हमारा अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत अर्थात इसके नामकरण से ही स्पष्ट होता है, जैसे कि इसके नामकरण में अतिरिक्त मूल, अतिरिक्त अर्थात हम कह सकते हैं कि जो श्रमजीवी वर्ग है वह श्रमजीवी वर्ग किसी उद्योग में, किसी पूंजीपति वर्ग के पास काम करने के लिए वो जाता है, अपने श्रम को बेचने के लिए जाता है, तब जो पूंजीपति वर्ग है या धनिक वर्ग है, उन धनिक वर्गों के द्वारा जो श्रमिक है उन श्रमिकों से जो काम के जो घंटे होते हैं, जो मेहनत करने के लिए जो काम के जो घंटे, जो एक निश्चित समय जो है उस समय से अधिक समय तक मजदूरों से काम करवाए जाते हैं। और जो जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो काम के जो घंटे होते हैं, किसी भी उद्योग में, किसी भी फैक्ट्री में काम करने के 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं और किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी श्रमजीवी व्यक्तियों के द्वारा, मालिक के द्वारा उन व्यक्तियों को, उन श्रमजीवी वर्गों को उनके द्वारा 8 घंटे से अधिक काम करवाया जाना और मान के चले कि 12 घंटे काम करवाना। 8 घंटे की जो मेहनताना है, 8 घंटे का मेहनताना उस मजदूर को देना और 4 घंटे की मेहनताना वो जो पूंजीपति वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग है, उस उद्योगपति वर्ग के जेब में चले जाना। अर्थात उसकी कमाई का पूरा हिस्सा, जो अतिरिक्त जो हिस्सा है, उस अतिरिक्त हिस्से का पूरा हक पूंजीपति ले लेता है। अर्थात इसी को अतिरिक्त मूल के सिद्धांत हम कहते हैं। कार्ल मार्क्स का कथन है कि वह पूंजीपति वर्ग जो मजदूरी करने वाला वर्ग है, श्रम करने वाला वर्ग है, उस श्रम करने वाले वर्ग के जो कमाए हुए पैसों से वो ठाट बाट से रहकर वो अपनी कमाई करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वह पूंजीपति वर्ग मजदूरों का दोहन करता है, मजदूरों का शोषण करता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण श्रमजीवी वर्गों के लिए एक नेक काम करने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण जनमानस के लिए इन सिद्धांतों के माध्यम से वह श्रमजीवी वर्गों का जो होने वाला जो शोषण होता है, होने वाला जो शोषित होता है, उस शोषित से बचाने के लिए इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आज हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके जरूर बताएंगे। नमस्कार।